तो हेलो गाइस। तो भाई आप लोग आ गई है ना, आप लोग आ गए अच्छी बात है भाई। दूसरे लोग ऐसे ही पढ़ के बैठे होंगे स्क्रीन को, है ना, देख रहे होंगे वीडियो। तो भाई आप पढ़ के नहीं पर जाग के बैठिए, क्योंकि भाई वीडियो लंबी होने वाली है। तो उससे पहले गाइस हेलो, मैं हूँ इंटरनेशनल चाइल्ड साइंटिस्ट उत्कर्ष चंद्र बच्चन आपकी स्क्रीन पे। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग जो है एक एनसीएससी फाइल बनाते हैं। ओके गाइस, एक एनसीएससी फाइल किस तरीके से बनाई जाती है, उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, पेज बाय पेज एक्सप्लेनेशन होगा। ओके, पेज बाय पेज एक्सप्लेनेशन होगा, तो आपको नोट डाउन करते जाएगा कि किस पेज में आपको क्या लिखना है। और मैं पहले बता दे रहा हूँ कि ये एग्जाम्पल्स के थ्रू होगा। ठीक, हम लोग छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान के हम लोग प्रोजेक्ट ले लिए। ठीक, हम लोगों का एक प्रोजेक्ट है कि एक सोसाइटी में जो है हम लोगों को जो है पिज़्ज़ा की दुकान खुलवानी है। ओके, वहाँ के लोगों को पिज़्ज़ा के बारे में कुछ नहीं पता, वहाँ पर हमको पिज़्ज़ा की दुकान खुलवानी है। ओके, तो ये हो गया हम लोग का प्रोजेक्ट। तो इस प्रोजेक्ट के थ्रू ही जो है हम लोग जो है अपना पूरा फाइल बताएंगे। पर इतने अच्छे से डीपली एक्सप्लेन करूँगा मैं कि आप लोग समझ जाएंगे किस तरीके से आप अपने प्रोजेक्ट से एक्सप्लेन कर सकते हैं अपनी फाइल में। ओके गाइस, तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। तो सॉरी गाइस, मैं थोड़ी सी खांसी रखी है, तो थोड़ी बहुत आवाज़ फट सकती है, मेरे ख्याल से फट जाएगी, क्योंकि मेरा ये जो जिस टूल से मैं रिकॉर्ड कर थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। पर तो उसको थोड़ा इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि भाई ऑलरेडी खांसी चल रही है मुझे। और भाई देखो, फाइल इंक्लूड्स मेनली 15 थिंग्स। ठीक, 15 थिंग्स इंक्लूडेड होती हैं फाइल में, और एक एब्स्ट्रैक्ट। ठीक, अब आप पूछोगे ये एब्स्ट्रैक्ट क्या है, तो भाई सब रखिए। ओके, कार्ब डाउन। ओके, आप मैं इस वीडियो में आपको जो मेन फाइल बताऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो 25 मिनट की है, तो मैं और नहीं चाहता कि और एक्सटेंड हो जाए वीडियो, इसलिए मैंने एब्स्ट्रैक्ट और जो और चीज़ें जो थोड़ी अलग चीज़ें जो थोड़ी बाहर से आती, जो मेन नहीं होती, वो इस वीडियो में कवर नहीं होंगी। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि भैया आप वीडियो देखते हैं फाइल बना लीजिए, फाइल को प्रिंट करवा लीजिए। प्रिंट तो बिल्कुल करवाइएगा, जो मैं बोल रहा हूँ वो बस अभी टाइप कर लीजिएगा। ठीक, चलिए फिर तो लेट्स स्टार्ट। तो ठीक, देखो मैं यहाँ पे थोड़ी बहुत हिंदी में लिखूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ठीक, तो फर्स्ट थिंग, ठीक, जो पहली थिंग आती है, जो पहली चीज़ होती है एक फ़ाइल में, वो होती है इंट्रोडक्शन। ठीक, अब इंट्रोडक्शन, ठीक, अब आप समझ हो जा रहे हो। मैंने आपको अपना प्रोजेक्ट बताया, मेरा प्रोजेक्ट नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। ठीक, मैंने बताया कि पिज़्ज़ा की दुकान खुलवानी। ठीक, अब इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखेंगे उसके बारे में। ओके, इसका फाइल वर्क बनाना है। इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे कि भाई ऐसा बात है कि देखो, उस कॉलेज के लोगों को पिज़्ज़ा बिल्कुल पसंद नहीं था, वो लोग कभी खाए भी नहीं थे, तो हमने सोचा वहाँ पे उस कॉलेज में एक पिज़्ज़ा की दुकान खुलवाएं। ठीक, पेज बाय पेज एक्सप्लेनेशन। ठीक, चलेगा, तो मैं आपको पहले बता दूँ। चलिए फिर देखो, इंट्रोडक्शन में मैंने को बताया कि हाँ इस तरीके से लिखते हैं इंट्रोडक्शन। ठीक, पिज़्ज़ा की दुकान खुलवानी है, उस कॉलोनी में पिज़्ज़ा किसी को नहीं पसंद है। ठीक, ओके, मैं पता नहीं क्यों ठीक दोबारा बोल रहा हूँ, एक्चुअली मेरी वॉइस आपको बता दी थोड़ी गड़बड़ रखी है मेरी इस टाइम आवाज़, अगर आप पहले वीडियो से मैच करेंगे। ओके, ठीक है, मैं ओके बोलूँगा, मैं ठीक बिल्कुल नहीं बोल वाला, दोबारा बोल रहे। ठीक, क्या, ठीक, ओके। अरे मैं ठीक क्यों बोल रहा हूँ यार। देखो, इन इंट्रोडक्शन यू हैव टू राइट और टाइप। ठीक, अब यहाँ पे फिर ठीक, ओ माय गॉड। ओके, देखो अब क्या करना होता है आपको। यहाँ पे जब राइट करें या फिर टाइप करें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको पहले बता दे रहा हूँ कि ये नहीं मतलब होता कि टाइपिंग वाली चीज़ें कभी कभार ज़्यादा सुंदर लगती है, क्योंकि आपके पास अच्छे खासे फ़ोन्स होते हैं, तो उसका मतलब आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। ऐसा कुछ नहीं है गाइस, हैंड रिटन करो या फिर टाइप करो, भाई मार्क्स बराबर मिलते हैं। वो आपके कंटेंट के ऊपर होता है, आपने क्या लिखा है। ठीक, फिर ठीक बोल दिया यार, क्या चल रहा है मेरे साथ। देखो, इन इंट्रोडक्शन यू हैव टू राइट और टाइप व्हाट इज़ योर वर्क। ठीक, आपको अपना काम टाइप करना होता है। आप पूछोगे पूरा काम इंट्रोडक्शन में टाइप करना होता है, तो क्या, तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पूरा काम जो है आपको इंट्रोडक्शन में नहीं टाइप करना होता है, आपको बस एक छोटा सा इंट्रो देना होता है अपने प्रोजेक्ट के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पिज़्ज़ा की दुकान जैसा एक इंट्रो देना होता है, तो समझ लो जैसे कि मैंने एक इंट्रो दिया। उस कॉलेज में पिज़्ज़ा किसी को पसंद नहीं था, वहाँ पे पिज़्ज़ा की दुकान कभी खुली नहीं थी, वहाँ के लोगों ने कभी पिज़्ज़ा खाया ही नहीं। अब पता ये कौन लोग हैं। चलो ठीक, फिर ठीक बोल दिया। देखो, अब पिज़्ज़ा की दुकान है, वहाँ पे पिज़्ज़ा की दुकान खुलवा दी है हमने। अब पिज़्ज़ा की दुकान खुल गई है, लोग आ रहे हैं, खा रहे हैं। अरे ये तो बात की बात हो गई। देखो, वो मैं मजाक कर रहा था। इंट्रोडक्शन में देखो, पहली चीज़ आपको राइट करनी होती है कि व्हाट आर द थिंग्स बाय विच यू गेट इंस्पायर। ठीक, आपने किस तरीके से आप जो है इंस्पायर हुए थे कि आपको अपना काम ये करना पड़ा, आपको वो इंट्रो देना होता है। आप पूछोगे भाई समरी और इंट्रोडक्शन में अंतर क्या है, तो भाई वो भी मैं आपको बताऊंगा, आगे बताऊंगा। मैंने आपसे कहा थोड़ा सब्र रखिए, वीडियो लंबा है, इसलिए हमको अच्छे से एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा। ओके गाइस, तो देखो, एंड व्हाट बाई विच यू मेड योर प्रोजेक्ट। ठीक, आपका इंस्पायर होने की बात तो अलग हो गई, आपने किस तरीके से अपना प्रोजेक्ट बताया है और आपका सॉल्यूशन आपने किस तरीके से निकाला, वो आपको टोटल टाइप करना होता है इंट्रोडक्शन में। ठीक, अब इंट्रोडक्शन आपका ज़्यादा से ज़्यादा लगना चाहिए तो बस 1.5 पेज, ठीक ना, 1 और आधा पेज बस। इससे ज़्यादा अगर आपका लगा तो भाई मैं पहले बता दे रहा हूँ,
डिडक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि भाई जजेस बिल्कुल नहीं चाहते हैं, फिर जो इवालुएट करते हैं वो बिल्कुल नहीं चाहते कि बच्चे ने अपना काम जो इतना लंबा टाइप कर दिया है कि भाई हमें इतना पढ़ना पड़ रहा है, और जबकि ये काम जो एक छोटे से पेज में हो सकता था। तो भाई अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करना कि आप जो भी लिखेंगे वो कंप्रेस्ड फॉर्म में लिखिएगा, जिसकी वजह से जजेस को भी पढ़ने में आसानी हो और आपके डिडक्शन ना हो। भाई ये डिडक्शन बहुत गंदी टेक्निक होती है, मैं सही बता रहा हूँ। और देखो, आप जो भी लिखोगे इंट्रोडक्शन में, भाई बहुत हार्ड और टिपिकल शब्द मत इस्तेमाल करिएगा। ओके, ये नहीं कि भाई इतना अच्छा शब्द इस्तेमाल करूँगा कि जज इम्प्रेस हो जाएंगे, भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं। बात मानिए, मैंने ट्राई किया था डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, मैंने ट्राई किया था, ये सेम चीज़ ट्राई की थी। अब यकीन नहीं करो भाई, रात भर जग के मम्मी का फ़ोन लेके आया था मैं, रात भर बैठ के एक स्क्रिप्ट तैयार की थी। स्क्रिप्ट में अच्छे अच्छे वर्ड्स ढूंढे थे गूगल से। फिर बाद जाके पता चल रहा है भाई मैं किसी जज की इंसल्ट तो नहीं करना है यहाँ पे, किसी की बेइज्जती नहीं करूँगा, पर भाई कुछ वर्ड्स होते हैं जो जज को भी नहीं पता होते हैं, मैंने उन्हीं का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से मेरे डिडक्ट हो गए मार्क्स। तब भी भाई मैं स्टेट लेवल तक गया, स्टेट का नेशनल गया, वो अलग की बात है, पर मैंने गलती की और आप वो गलती बिल्कुल भी मत करिएगा, ठीक। तो बहुत हार्ड वर्ड्स मत इस्तेमाल करिएगा, सिंपल वर्ड्स इस्तेमाल करिएगा इंट्रोडक्शन में। ओके, तो इंट्रोडक्शन के बाद आता है आपका रीज़न। इन रीज़न यू हैव टू राइट दैट व्हाई सेलेक्टेड दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ओके गाइज, देखो भाई, रीज़न के नाम से ही पता चल जा रहा है कि आपको उसमें क्या टाइप करना है। भाई किस लिए आपने ये प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया, क्यों ये सेलेक्ट किया, ये सब आपको रीज़न में लिखना होता है। अगर आपको थोड़ा और इंट्रोडक्शन के बारे में जानना है, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं बता पाया, क्योंकि भाई 25 मिनट का ऑलरेडी वीडियो हो चुका है। अगर आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन के बारे में और जानना है तो मैं बता दे रहा हूँ, आप थोड़ा वीडियो सुन लीजिए इसको। कि भाई इंट्रोडक्शन में आप जैसे लिखोगे कि यार आप इंस्पायरिंग लाइन्स, जैसे आप लास्ट में कुछ इंस्पायरिंग लाइन सेट कर सकते हो, जैसे कि पिज़्ज़ा की दुकान के लिए इंस्पायरिंग लाइन, पिज़्ज़ा इज़ लव, पिज़्ज़ा इज़ वॉट एवर, ऐसे कुछ लाइन ऐड कर दो तो थोड़ा अच्छा लगता है, दिखने में, पढ़ने में अच्छा लगता है। और देखो, एंड व्हाट इज योर गिवन सॉल्यूशन इन शॉर्ट। ओके, आपको छोटे छोटे से उसमें आपको एक सॉल्यूशन अपना लिखना होता है। ये हो गया इंट्रोडक्शन की बात, कंप्लीट हो गई। अब आपको ये सब टाइप करना पड़ेगा एकदम श्योर, ठीक है। देखो रीज़न, अब यहाँ पे देखो वीडियो थोड़ा लंबा खींचेगा, इसलिए थोड़ा आराम से आप समझिएगा, थोड़ा थोड़ा करके वीडियो डिवाइड आप कर सकते हैं आराम से, ठीक। देखो इन रीज़न मैंने आपको बता दिया कि किस लिए आपने सेलेक्ट किया, वो आपको नाम से पता चल जाएगा कि भाई रीज़न क्या है, रीज़न में क्या लिखना है, क्यों सेलेक्ट किया है ना। अगला पे जाता है भैया आपका हाइपोथेसिस एंड ऑब्जेक्टिव्स। भाई अब एक पेज में दो चीज़ हो सकती है। ओके, अब मैं ये नहीं कह रहा कि भाई हर एक टॉपिक के लिए एक पेज लगा दो, मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल भी। आप ऐसा करोगे तो भाई बस फाइल मोटी बनेगी आपकी और कुछ नहीं। इसलिए भाई हाइपोथेसिस और ऑब्जेक्टिव छोटी चीज़ें होती हैं, वो एक पेज में हट जाती हैं, और मैंने भी ऐसा ही किया, ठीक। तो हाइपोथेसिस को कहते हैं परिकल्पना, एक प्री इमेजिनेशन की क्या होगा अगर आपने अपना सॉल्यूशन इम्प्लीमेंट किया। जैसे कि पिज़्ज़ा की दुकान के लिए एक हाइपोथेसिस है कि भाई जब हम वहाँ पर दुकान लगाएंगे तो लोगों पहले की हाइपोथेसिस, वहाँ के लोगों को पिज़्ज़ा बिल्कुल भी नहीं पसंद था, क्योंकि आज तक उन्होंने कभी खाया नहीं। और पुरानी और नई हाइपोथेसिस कि जैसे ही हम लगा देंगे वहाँ पे पिज़्ज़ा की दुकान, तो हमारी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी और वहाँ के लोगों को पिज़्ज़ा पसंद आएगा। ओके, मैनेजमेंट ज़्यादा अच्छा होगा हमारा, क्योंकि वहाँ पे कभी लोगों ने पिज़्ज़ा खाया ही नहीं, और न्यू चीज़ें हमेशा इंसान एंजॉय करता है। तो ये हो गई हमारी दो हाइपोथेसिस, एक पहले की, एक बाद की। अब इसी तरीके से आपको अपनी हाइपोथेसिस लिखनी होती है, उसको कहते हैं प्री इमेजिनेशन, कि क्या होगा आपके सॉल्यूशन से, एक परिकल्पना। अब इसके बारे में गूगल पे और सर्च कर लीजिए कि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। मैं आपको एक्चुअल मीनिंग बता दिया हूँ, पर तब भी आपका सर्च ज़रूर कर लीजिएगा, और ऐसे 2-3 और वीडियो देख लीजिएगा, है ना, बिल्कुल देख लीजिएगा, एकदम कन्फर्मली देख लीजिएगा, ठीक। हाइपोथेसिस हो गया, आधा पेज हमने कंप्लीट कर लिया हाइपोथेसिस का। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स। अब देखो ऑब्जेक्टिव्स भी कोई बहुत टिपिकल शब्द नहीं है, रीज़न की तरह ये भी आपको सुनते ही समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या लिखना है। आपको उसमें लिखना है कि आपका मोटो क्या है, आपके मोटोज़ क्या है। देखो मोटोज़ कोई एक्चुअल शब्द नहीं है, पर मैं यहाँ पे इसका इस्तेमाल करा क्योंकि आपको मतलब पता चल जाए। देखो ऑब्जेक्टिव्स में जैसे कि पिज़्ज़ा की दुकान का क्या ऑब्जेक्टिव है, ढेर सारे पैसे कमाना, वहाँ के लोगों को पिज़्ज़ा के बारे में बताना, वहाँ के लोगों को पिज़्ज़ा का टेस्ट एंजॉय करवाना, ये हो गया हमारे ऑब्जेक्टिव्स। अब माना कि इसमें जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है वही ट्रुथ है, ज़्यादा पैसे कमाना, वो अलग बात है, चलो ये होगा हमारे ऑब्जेक्टिव्स पिज़्ज़ा की दुकान के लिए। इसी तरीके से आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स लिखना है कि आप क्या चाहते हैं कि आपके प्रोजेक्ट से होए, कि आपके क्या गोल्स हैं, ठीक। अब मेरे गोल ये है कि मैं पिज़्ज़ा की दुकान खोलूँगा तो मैं सबसे बेस्ट शेफ़ वहाँ पे रखूँगा, ये मेरा गोल हो गया। वैसे ही जैसे अगर आप एक ऐप डेवलप कर रहे हो तो मैं एक ऐसा ऐप डेवलप करूँगा जो हर फ़ोन में चल जाए, ये हो गया आपका एक ऑब्जेक्टिव। ओके, आपको इसी तरीके से अपने प्रोजेक्ट के बारे में ऑब्जेक्टिव्स टाइप करने होते हैं, और ये सब चीज़ें मैंडेटरी हैं, आप उसको स्किप नहीं कर सकते। और मैं ये नहीं कहूँगा भैया आराम से 20-30 ऑब्जेक्टिव टाइप कर दो, क्योंकि भाई ऑब्जेक्टिव टाइप करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको जो समझ में आ रहा है वो उठा के लिख दो ऑब्जेक्टिव में, ऐसा कुछ नहीं है भाई। ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 ऑब्जेक्टिव टाइप करना उतने बहुत होते हैं भाई। अगर ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स होते हैं तो जो है ना आपका जो प्रोजेक्ट है वो थोड़ा सा ट्रिकी बन जाता है और थोड़ा सा समझ में नहीं आता, क्योंकि भाई मैं आपको बता देता हूँ हाइपोथेसिस और ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पे ही आपके आगे के पेजेस बनेंगे। इसलिए भाई ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स मतलब ज़्यादा खतरा, समझ के गाइस, तो ठीक है। चल फिर मुड़ते हैं अपने अगले पेज पे। तो देखो भाई मेथडोलॉजी,
अब मेरे ख्याल से ये भी अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी अच्छी होगी, मैं ये किसी की यहाँ पे इंसल्ट नहीं कर रहा, अगर आपकी इंग्लिश आपको पता होगा, अगर आपके इंग्लिश में अच्छे नंबर आते हैं, नंबर तो नहीं कह सकते, अगर आपको इंग्लिश के वर्ड्स अच्छे से पता तो आप समझ जाएंगे कि मेथडोलॉजी का मतलब क्या है। इसका मतलब होता है कि आपने काम किस तरीके से किया, किस मेथडोलॉजी से आपने किया, आपने क्या किस तरीके से वो मेथड लगाया, ठीक है ना, हिंदी में किस तरीके से आपने वो मेथड लगाया कि आपका काम बन गया। ओके, अब मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इसमें भर के जो समझ में आए वो लिख दीजिए कि हाँ हमने पिज़्ज़ा की दुकान खोली, यहाँ से ईटा खरीदा, यहाँ से सीमेंट खरीदा, ऐसा कुछ नहीं, ये मेथडोलॉजी नहीं है। आपको उसमें बस गिन के 2 पॉइंट लिखने होते हैं, एक होता है टूल्स और एक होता है मेथड। आपने टूल्स में क्या इस्तेमाल किया, उसको ये नहीं हर टूल को डिफाइन करिए एकदम लंबा चौड़ा, बस आप लिख दीजिए सीमेंट और शेफ़, टूल्स हो गए हमारे। हम मजाक करो, शेफ़ कोई टूल नहीं है, पर तब भी बस समझने के लिए गाइस, समझने के लिए, सिर्फ समझने के लिए। अब पहले ठीक मैं रिपीट कर रहा था, अब समझने के लिए रिपीट कर रहा हूँ, कसम से क्या हो रहा है मेरे साथ वो छोड़िए। चलो देखो, अब मेथडोलॉजी देखो, मैं वहाँ पे आपको दोबारा टाइप करके बोल रहा हूँ। मेथडोलॉजी के बाद आता है आपका डेटा एंड एनालिसिस। भाई बहुत खतरनाक है ये, बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ है ये, इससे दूर रहो तो ज़्यादा बढ़िया है, मजाक करो दूर मत रहना इसके। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत ज़्यादा नंबर ये कंटेन करता है। इसके बिना आप कुछ नहीं है, आप फाइल में कुछ नहीं रहेगा अगर ये ना होगा। सर्वे डाटा एंड एनालिसिस इसका पूरा नाम है। ओके, ये भी मैंडेटरी है। इसमें क्या होता है, आपको ग्राफ्स बनाने होते हैं। ओके, ग्राफ्स, ओके, आपकी पाई चार्ट से बनाया, बार ग्राफ के थ्रू बनाया, वो नहीं समझ आता, आपको बता दो किस तरीके से। ऐसे कि हमने पिज़्ज़ा की दुकान के लिए कुछ स्टेटमेंट लिया, मैं यहाँ पे स्टेटमेंट शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। आप चाहे तो कुछ और शब्द का इस्तेमाल करके अपने डाटा बना सकते हैं। जैसे कि मैंने एक स्टेटमेंट ले लिया कि लोगों को पिज़्ज़ा पसंद नहीं आता, कि लोग ज़्यादा पिज़्ज़ा के बारे में एजुकेटेड नहीं है, ज़्यादा इन्फॉर्म नहीं है, और दूसरी चीज़ की पिज़्ज़ा जो है उनकी ट्रेडिशनल डिश से हट के है, इसलिए वहाँ पर थोड़ा नहीं चलता पिज़्ज़ा का वो। ठीक, हमने ले लिए 3 स्टेटमेंट। अब हम क्या करेंगे, इस पर सर्वे लेंगे। ओके, सर्वे में कितने लोगों को ये हमारा आइडिया अच्छा लगा, कितने लोगों को आइडिया बुरा लगा, और कितने लोगों को कुछ नहीं हुआ, है ना। कुछ रियली डोंट केयर एट ऑल, ऐसे कुछ लोग होते हैं, है ना। कुछ लोग होते हैं जिनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, अच्छा है बुरा है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे लॉकडाउन में भी लोग हैं, मैं किसी की इंसल्ट नहीं करूँगा यहाँ पे और किसी को बुरा भला नहीं कहूँगा, और यहाँ आप इनको इंसल्टिंग बिल्कुल मत लीजिएगा, पर कुछ लोग होते हैं ना, कुछ लोग होते हैं। अब कुछ लोग होते हैं, देखो मैं हर बार रिपीट कर रहा हूँ चीज़ें, मतलब सोच समझ के रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। ठीक, तो देखो हमने लिया पहले के डाटा में क्या बताया कि हाँ 52% लोग नहीं चाहते थे कि वहाँ पे पिज़्ज़ा की शॉप बने, क्योंकि ये चाहते क्या, वहाँ के लोगों ने पिज़्ज़ा खाए तो 52% लोग आगे से थे। ठीक, 10% लोग थे कि हाँ हम कुछ नया ट्राई करना है, और सिर्फ जो बचे लोग थे वो तो रियली डजंट केयर एट ऑल, है ना। वो उनको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, इसलिए समझ के गाइस। और दूसरा डाटा क्या, तो हम यहाँ पे 2 डाटा लेने हैं। ठीक, एक पहला डाटा, एक दूसरा डाटा। दूसरे डाटे में क्या करना है आपको, दूसरे डाटे में आपको ये बताना है कि बाद में क्या हुआ। ओके, आपने अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया, आपने अपने पिज़्ज़ा की दुकान खोली, वहाँ के लोगों को पिज़्ज़ा के बारे में एडुकेट किया। ठीक, वहाँ पे पेम्पलेट्स बांटे, पोस्टर्स लगाए, है ना, सर्वे लिया, लोगों से पूछा, बाद में क्या हुआ, है ना। प्रोजेक्ट के बाद आपने क्या देखा, ओ माय गॉड करिश्मा हो गया, 52% लोग हम लोग के साइड हो गए, उन लोग को पिज़्ज़ा अच्छा लगने लगा, है ना। अब 10% लोग ये कहने लगे नहीं 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 भैया हमको पिज़्ज़ा विज़्ज़ा नहीं खाना, हमको अपनी ट्रेडिशनल डिश जारी पे दी है। और दोबारा वही लोग, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, आए ना, है ना। वो लोग अलग, उनका अलग कॉलम है, अगर आप उनको कॉलम देना चाहे तो दे दीजिएगा, नहीं देना चाहे तो मत दीजिएगा। ओके, मैंडेटरी नहीं है, पर मेरे ख्याल से आपको दे देना चाहिए, क्योंकि असल में ऐसे लोग होते हैं, है ना, लोग होते हैं। ठीक, देखो सम लाइक 2 सर्वेज बिफोर एंड आफ्टर। ओके, देखो यहाँ पे हमने भी दिया है 2 सर्वे बिफोर और एक आफ्टर का। फिर क्या करना था, उस सर्वे के बेसिस पे आपको क्या करना होता है, ग्राफ बनाना होता है। जैसे कि 52% लोग अच्छे थे, 10% लोग बुरे थे। बुरा अच्छा मैं इसलिए कह रहा हूँ, उस सेंस में कह रहा हूँ कि वो लोग हम लोग के साथ थे और खिलाफ थे, मैं उस सेंस में कह रहा हूँ। और बच्चे लोग कुछ नहीं, नील बेटा सन्नाटा कुछ नहीं। ओके, तो उनके बेसिस पे आपको ग्राफ बनाता है। वो ग्राफ आप बार ग्राफ बनाए, पाई चार्ट बनाया, आप जो ग्राफ बनाना आपको वो बनाए। ठीक, जैसे कि मैंने कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट ली थी, है ना। मैं आपको पहले बता दिया कि मैंने अपने प्रोजेक्ट में कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट ली थी कि भाई ये मेरी पहली प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लोगों को ये नहीं समझ में आता, दूसरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लोगों को ये क्यों नहीं समझ में आता, और उसके बेसिस पे हम लोगों ने टोटल 5 सर्वे दिए थे। अब आपकी मर्जी आप कितने में सर्वे ले, 10 ले, 11 ले, वो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, पर आपके ग्राफ्स बनने चाहिए। और मेरे ख्याल से भाई 5 बहुत है, क्योंकि 5 से ज़्यादा कोई सर्वे लेता नहीं है जल्दी। उल्टा भाई सर्वे का मतलब ही होता है कि आपको एक
क्लियर डाटा मिल जाए। अब आप 10-15 डाटा लेंगे तो वो एकदम क्लियरिटी नहीं शो करेगा। वो आपको क्या शो करेगा, बस इतने लोग थे, ये लोग थे, बस उतना सा। ठीक, कम ग्राफ तो आपको क्लियरिटी शो करता है कि हाँ भाई ये क्लियर है कि हाँ हमारा प्रोजेक्ट सही था, वो क्लियर हो जाता है उससे। क्योंकि मैक्सिमम ग्राफ से आप देखते हैं कि मैक्सिमम लोग खिलाफ होते हैं, आपके खिलाफ होते हैं। ओके गाइस, देखो क्लियरिटी नहीं शो करेगा, उसके बाद वो क्या करना होता है, रिजल्ट्स। मैं पहले बता दूँ, सर्वे डाटा एनालिसिस कुछ नहीं तो बड़े आराम से 10 पेजेस खा लेता है, सॉरी गलत शब्द का इस्तेमाल करो, वो ले लेता है। उसके बाद आपको क्या करना है, रिजल्ट लिखना होता है। रिजल्ट की आप शुरुआत कर सकते हैं, आफ्टर द कलेक्शन एंड टेबुलेशन ऑफ डाटा व्हाट वी फाउंड डॉट 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 एंड नाउ वी कैन इजीली कंक्लूड डॉट 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 डॉट। अब आपके ऊपर एक अब डॉट डॉट में क्या लिखना है, क्योंकि भाई रीज़न आपको नाम से समझ में आ जाएगा कि क्या लिखना है। यहाँ पे नाम से आपको समझ में आ जाएगा कि रीज़न, भाई रीज़न होता क्या है कि रिजल्ट यार, मैं अभी क्या बोल रहा हूँ, रिजल्ट। आपको नाम समझ में आएगा कि आपका जो भी डाटा था उसका रिजल्ट क्या है। रिजल्ट यही है कि पहले जो लोग थे हमारे खिलाफ थे, अब बाद में लोग हमारे साथ हो गए, पिज़्ज़ा के लिए वो लोग आ गए, है ना, दे ऑल सपोर्टेड फॉर पिज़्ज़ा, वो लोग हमारे साथ आ गए। तो ये हो गया आपका रिजल्ट कि हाँ भाई हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहा। कलेक्शन और टेबुलेशन के बाद आप देखो ये लाइन ले सकते हो, जब शुरुआत आप ये लाइन लिख देना कि आफ्टर द कलेक्शन एंड टेबुलेशन ऑफ डाटा वी फाउंड दैट 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 दैट, आपके ऊपर है। उसके बाद देखो एक्सप्लेनेशन ऑफ डाटा, रिजल्ट के पेज के बाद आता है आपका एक्सप्लेनेशन ऑफ डाटा। अब देखो इसमें कंपैरिजन नहीं करना होता। रिजल्ट में हमने कंपेयर किया था ना कि भाई हमारा पहले ऐसे था, बाद में ऐसे है, उसके बाद पता नहीं, उसके बाद ये हुआ कि हाँ हमारा प्रोजेक्ट सही है और अब लोग एजुकेट हो गए, ये हो गया आपका रिजल्ट। पर एक्सप्लेनेशन ऑफ डाटा में कोई कंपैरिजन मत दीजिएगा। कंपैरिजन दिए तो समझिए मार्क्स गवाए, ठीक। अब रोइएगा मत ये सुन के। आपको इसमें बताना होता है कि यार देखो पहले ग्राफ में ये हुआ कि हाँ 52% लोग साथ में थे, 8% लोग खिलाफ थे और बचे % लोग कुछ फर्क ही नहीं पड़ता था बचे % लोगों को। बस इतना सा लिखना है भाई, ये दो लाइन लिखनी है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। पर वो भाई हर चार्ट के लिए लिखना है। अगर आप 10 ग्राफ बनाते हो तो 10 ग्राफ के लिए 2 लाइन लिखनी है कि हाँ इनमें लिखा क्या है। क्योंकि कोई ग्राफ आपका देखेगा उसको नहीं समझ में तो वो आपकी लाइन्स पढ़ेगा, है ना, आपकी लाइन्स वो पढ़ेगा कि अच्छा तो ये बात है क्या, इसमें 52% लोग खिलाफ थे, ये सब पहले बता दो, इसमें कंपेयर नहीं करना है, ठीक। आपने आगे पीछे सबका लिख लिया कि बिफोर क्या हुआ आफ्टर क्या हुआ, उसको कंपेयर मत करिएगा। लास्ट में ये लाइन बिल्कुल मत लिखिएगा, आफ्टर दैट वी यूजुअली कंक्लूड, ये लाइन बिल्कुल भी नहीं लिखना है। ओके, ये लाइन अगर आप लिख दिए तो आपके नंबर कट गए, समझिए, तब ये कॉलम बेकार से जाएगा। क्योंकि फिर रिजल्ट और एक्सप्लेनेशन ऑफ डाटा में कोई अंतर ही नहीं रहेगा। एक्सप्लेनेशन ऑफ डाटा मतलब ये होता है कि आप इसको कंपेयर मत करिए, अपने डाटा को जो है एक बड़े फॉर्म में लिखिए। ओके, उसके एक्सपैंड कर दीजिए, अपने डाटा को जो है एक्सपैंड कर दीजिए कि हाँ जैसे देखिए अभी लिखा है, फॉर एग्जाम्पल पाई चार्ट 1 shows that 52% ऑफ पुअर रिस्पॉन्स एंड 1% ऑफ गुड रिस्पॉन्स एंड rest of the person who didn't really care at all। बस इतना सा लिखना है आपको। अब आप ये लाइन मत लिखिएगा कि इतना % ऑफ द लोग दैट didn't really care at all, आपको नंबर लिखना होगा। ओके, मैं यहाँ पे बहुत सारी मैथ्स नहीं लगा रहा हूँ ताकि आप जो है इधर क्या कहते हो थोड़ा कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैं यहाँ पे बहुत सारी मैथ्स नहीं लगा रहा हूँ कि भाई अच्छा मैथ्स ये लिख देंगे, % का सिंबल लगा देंगे ताकि लोगों को समझ में आए आराम से, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर रहा, मैं ऐसे लिख रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा इंटरटेनिंग भी लगे वीडियो। ओके गाइस, ओके, तो आप ऐसा बिल्कुल भी मत लिखेगा जैसा मैं लिख रहा हूँ, वरना पता चला भाई बाद में एग्जाम मेरे पाप लोग थोप देंगे कमेंट में जाके कि भाई मैंने ऐसा किया, मेरा सिलेक्शन ही नहीं हुआ, अब तुम क्या करोगे बताओ। आप ऐसा बिल्कुल मत करिएगा प्लीज़, मेरी बेइज्जती हो जाएगी झूठ का। चलो ठीक, देखो रिस्पॉन्स एंड रेस्ट ऑफ द पीपल हु डिडंट केयर एट ऑल। ओके, देखो फिर आपको क्या करना, ये हो गया आपका पहले पाई चार्ट 1 का, फिर पाई चार्ट 2 का, फिर पाई चार्ट 3 का, ये हो गया आपके 3 पाई चार्ट बिफोर के। अब मैं ये नहीं कह रहा कि भाई बस 3 ही पाई चार्ट बनाइएगा, और बनाइए 10 बनाइए, 4 बनाइए, 5 बनाइए, जितना बनाना उतना बनाइए। मैं यहाँ पे बस एक 3 पाई चार्ट का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ओके गाइस, भाई मैं यहाँ पे एग्जाम्पल बस ले रहा था। ओके, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, उसको सीरियस बिल्कुल भी मत लीजिएगा। मैं आपको पहले बता दूँ, वीडियो की शुरुआत बता दिया हूँ, एग्जाम्पल को सीरियस बिल्कुल मत लीजिएगा वरना आपका डिडक्शन होना पक्का है, नंबर कट जाएंगे अगर आप एग्जाम्पल को सीरियस ले लिए। ओके गाइस, ये गलती बिल्कुल भी मत करिएगा, मैंने गलती की है इसलिए बता रहा हूँ। अब आप पूछोगे, उसके बाद आएगा आपका सॉल्यूशन, ठीक। एक्सप्लेनेशन ऑफ डाटा के बाद आता है आपका सॉल्यूशन। एज पर द सर्वे आपने क्या किया, अच्छा सॉल्यूशन मेरा ये था। अब पूछोगे बस सॉल्यूशन तो एकदम शुरुआत लिखना चाहिए था ना, पर भाई आपको ये सर्कल जैसा समझे, आपकी फाइल की एक सर्कल जैसी, एक लूप जैसी, जहाँ से आएगी वहीं ख़त्म होगी। तो आपको सर्कल को इतना अच्छे से बनाना है कि भाई
बंदा उसमें भर जाए पढ़ते पढ़ते कि अच्छा इतना अच्छा सर्किल इस बंदे ने बनाया है कि भाई इसमें से काटना तो इस सर्किल के पार जाना या फिर इस सर्किल में डिडक्शन लाना बहुत मुश्किल है। आपको इस तरीके से एक लूप बनाना होता है, समझे। इसलिए सॉल्यूशन बाद में दिया जाता है कि ताकि बच्चा एक लूप बना पाए। सॉल्यूशन में क्या क्या हमने, अच्छा डाटा ये हो गया, एक्सप्लेन हमने ये क्या, रिजल्ट ये आया, तो अब हमने सॉल्यूशन ये निकाला, ठीक। रिजल्ट के बाद हमने सॉल्यूशन निकाला और बीच में एक्सप्लेनेशन ऑफ डाटा। उसके बाद भाई इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। सॉल्यूशन के बाद आपका पेज आएगा इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, और ये एक इम्पॉर्टेंट पेज है क्योंकि भाई एनसीएसटी आपसे ये कभी नहीं कहेगा, सॉरी मैं ये दूसरी लाइन कह रहा हूँ, इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। हमने ये रियलाइज़ किया था, ये लाइन आप शुरुआत में लगा दीजिएगा कि वी रियलाइज दैट पीपल डॉट 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 डॉट, आपको आगे जो लिखना है वो लिखिए, और वी गॉट अ ग्रेट रिस्पॉन्स, और आप समझ ही गए होगे कि ग्रेट रिस्पॉन्स नहीं मिला तो क्या मिला होगा, ठीक है। ठीक, देखो इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी के पेज के बाद आता है आपका फ्यूचर प्लान, ठीक। फ्यूचर प्लान एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि भाई एनसीएससी कभी नहीं चाहेगा कि आप एक जगह रुक जाएं। वो हमेशा आपके फ्यूचर के बारे में सोचता है, और आपको सोचना भी चाहिए। और फ्यूचर प्लान के कॉलम में आपको यही लिखना होता है। आपको उस कॉलम में ये नहीं लिखना होगा कि भाई मेरा फ्यूचर प्लान ये है कि मैं और जगह पिज़्ज़ा की दुकान खोलूँगा, तो वो तो आप लिख सकते हैं पिज़्ज़ा के लिए, वो पिज़्ज़ा लिख सकते हैं। लेकिन देखो यहाँ पे एनसीएससी में ये लाइन बहुत फेमस है और ये लाइन बहुत कॉमन है, पर ये लाइन बहुत इफेक्टिव है कि आवर फ्यूचर प्लान इज़ टू प्रमोट डॉट 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 डॉट। आपका जो भी प्रमोशन, आप जो भी देना चाहते हैं अपने प्रोजेक्ट को आगे प्रमोट करना चाहते हैं, वो फ्यूचर प्लान लिखना है कि आप किस तरीके से अपने प्रोजेक्ट को आगे और बढ़ाएंगे, किस तरीके से लोगों को और समझाएंगे अपने प्रोजेक्ट के बारे में, किस तरीके से आप अपने प्रोजेक्ट का डिस्ट्रिक्ट से स्टेट ले जाएंगे, स्टेट से नेशनल ले जाएंगे। वो आपको टोटल जो है फ्यूचर में लिखना होता है, ठीक। फ्यूचर का आपका प्लान क्या है वो आपको लिखना होता है फ्यूचर प्लान में। उसके बाद आपका पेज आता है कंक्लूजन, ठीक। कंक्लूजन आपको नाम से समझ में आ जाएगा कि कंक्लूजन में लिखना क्या है। कंक्लूजन में लिखना होता है व्हाट इज़ द फाइनल ब्लो, लास्ट में हुआ क्या, फाइनल ब्लॉक क्या था, ओके। मेन चीज़ आपको क्या हुआ, जैसे मैं यहाँ पे आपको जो लाइन मैंने अपनी फाइल में लिखी थी वो आपको बता दे रहा हूँ कि देखो आफ्टर करेक्शन टेबलेशन ऑफ डाटा वी फाउंड दैट डॉट 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 डॉट, ये तो आपका एक्सप्रेशन कर हो गया। व्हाट इज़ द फाइनल ब्लॉक, आपने लास्ट में क्या कंक्लूड किया, मैंने ये कंक्लूड किया कि भाई पिज़्ज़ा लोगों को पसंद नहीं आता था क्योंकि वहाँ पे कभी पिज़्ज़ा जो है क्या कहते हैं इंट्रोड्यूस नहीं करवा गया, वहाँ पर कभी पिज़्ज़ा के बारे में कुछ बात ही नहीं हुई, ना लोगों को समझाया गया, इसलिए पिज़्ज़ा वहाँ पे फेमस नहीं था। पर जब हमने पिज़्ज़ा को अपना प्रोजेक्ट बना के जो है वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया तो वहाँ के लोगों को पिज़्ज़ा पसंद आने लगा। ये हो गया आपका कंक्लूजन के पेज के बाद आता है आपका एक्नॉलेजमेंट, ओके। एक्नॉलेजमेंट आपको क्या होता है, थैंक्स गिविंग, ओके। आपको जो शुक्रिया कहना होता है उन लोगों को जिन्होंने आपको प्रोजेक्ट में हेल्प की। जैसे कि पहले आप ऑल माइटी गॉड को थैंक यू कीजिए, फिर अपने टीचर्स को थैंक यू कीजिए, अपने डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर को थैंक यू कीजिए, उसके बाद अपनी मदर को थैंक यू कीजिए, या फिर और जितने भी लोग आपकी हेल्प किए थे आपके प्रोजेक्ट बनवाने में, उन सबको एक थैंक यू नोट लिखना होता है, ओके। ये होता है थैंक यू नोट जिसको कहते हैं एक्नॉलेजमेंट। और ये भाई बहुत मैंडेटरी है ताकि कम से कम पता चले कि आप में क्या कह सकते हैं कितना अच्छा ये लड़का है, अच्छा का कितना सहीफ लड़का है। सहीफ कोई होता तो नहीं है वेल, पर तब भी देखो उसके बाद आपका वो एक्नॉलेजमेंट एक पेज से ज़्यादा का मत लिखिएगा, ये नहीं कि पूरा महाभारत उस पर लिख दिए, एक पेज बस, एक थैंक यू पेज, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। उसके बाद आपका आता है रेफरेंसेस। अब रेफरेंसेस में आपको जो है वेबसाइट्स के वो लिखने होते हैं, क्या कहते हैं यूआरएल, जिसको जाके चेक होता है कि अच्छा भाई इस बच्चे ने इतना पढ़ा भी है। तो देखो अब प्रोजेक्ट आपको ऐसे तो बनेगा नहीं, आपको कहीं ना कहीं से पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ने के लिए आपको वो रेफरेंसेस लिखेंगे आपने कहाँ से पढ़ा। जैसे मैंने रेफरेंस लिखा था कि मैंने अपने प्रोजेक्ट के लिए न्यूज़पेपर से पढ़ा था, उसके बाद मैंने वेबसाइट से पढ़ा, तो ऐसे कुछ नहीं तो 100 से 150 रेफरेंसेस आपको लिखने होते हैं। अब भाई आप यहाँ पे चीटिंग बिल्कुल मत करिएगा, ये आपके बेनिफिट के लिए ही है। आप जितनी जगह पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपका होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि 100 अगर 100 रेफरेंसेस लिखोगे तो एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे, एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। पर भाई ये मैंडेटरी है क्योंकि आपको पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े आपको कुछ नहीं होने वाला। आप तो ऐसे वैसे भी गूगल से देख कर अपना प्रोजेक्ट बना सकते हो, पर भाई आपके अंदर वो जो साइंटिफिक थिंकिंग डेवलप करने के लिए ही रेफरेंसेस का कॉलम है, तो उसको जो है इसके बिल्कुल मत करिएगा और उसको एक फेक तरीके से बिल्कुल मत लिखिएगा। उसके बाद आपका आता है इनक्लोजर में आपको जैसे अब देखिए ये फाइल का लास्ट सीन है। इनक्लोजर में आपको लिखना होता है कि आपका जो आपको उसमें फ़ोटोज़ लगानी होती हैं, एड्रेस प्रूफ लिखना होता है, सर्वे क्वेश्चन आप लगाना होता है, और क्लास लगाना होता है लॉगबुक। और लॉगबुक फाइल में तो नहीं होती पर अलग से उस लॉगबुक को लगाया जाता है, वो एक इनक्लोजर का पार्ट होती है, ओके गाइस। तो देखो अब वीडियो एंड हो गया है, तो देखो अब मैं यहाँ पे थोड़ी बहुत नोट दे दूंगा क्योंकि भाई देखो अब मैं अपना चैनल अपग्रेड कर दिया है, चैनल का नाम बदल दिया, चैनल का आइकन बदल दिया, चैनल का जो है चैनल आर्ट बदल दिया है, तो ठीक। अब बचा क्या
है ना। फाइल बचा है एक इंट्रो पेज या फिर कवर पेज, एब्स्ट्रैक्ट जिसके बारे में मैंने आपको शुरुआत में बताया था एब्स्ट्रैक्ट। उसके बाद आपको बताया इन्फो पेजेस, जो इन्फो के पेजेस होते हैं वो आपके बचे हैं, और वन मोर थिंग। अब ये वन मोर थिंग क्या है वो आप फाइंड करिएगा, अगर आप इंडेक्स को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको वो वन मोर थिंग मिल जाएगी। ओके गाइस, देखो रेफरेंसेस में आपको जो लिखना होता है, मैंने आपको सॉरी इनक्लोजर में आपको जो लिखना होता है, लिखना क्या भाई, वहाँ पे आपको फ़ोटो चिपकानी है, फ़ोटो चिपका के ये बताना है कि हाँ भाई ये मेरे सर्वे के टाइम की फ़ोटो हैं, वो प्रूफ्स होते हैं। ओके, इनक्लोजर में आपको प्रूफ लगाना होता है, प्रूफ कि आपने ये चीज़ एक्चुअली की है भाई। अब वो प्रूफ आप फोटो के थ्रू लगाएं या फिर एड्रेस प्रूफ के थ्रू लगाएंगे कि हाँ भाई मैंने इस एड्रेस पे जाके सर्वे लिया था, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और लास्ट में एक सर्वे क्वेश्चन आया जिसके थ्रू आप सर्वे लेंगे, वो क्वेश्चंस, उस क्वेश्चंस का एक क्वेश्चन आया और एक लॉग बुक। ओके, बाय बाय गाइस। और ऐसे कॉमेडी, अच्छे एजुकेशनल और नॉलेजेबल चीज़ों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। बी द साइंटिस्ट यू वांट टू बी, स्टे होम स्टे सेफ, बाय बाय गाइस। और हाँ भाई, लाइक करना मत भूलिएगा, कहना भूल गया था, बाय। शेयर भी कर दीजिएगा, ये भी कहना भूल गया था, बाय।